नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोल रहा हूं। भयंकर धमाका, बादल फाड़ तबाही और बहते हुए लोग। देवभूमि उत्तराखंड में प्रलय की वो तस्वीरें जो आपने जिंदगी में कभी नहीं देखी हों। भयंकर बारिश जारी है, अभी भी रेड अलर्ट पर है उत्तराखंड। आज रात क्या उत्तराखंड में कुछ भी हो सकता है, आज इसके बारे में भी बताऊंगा। उत्तराखंड में केदारनाथ हादसे से भी भयंकर तबाही कैसे आई, वो ग्राउंड रिपोर्ट जो आपको हिलाकर रख देंगी, वो भी हमारे सहयोगी लेकर आए। पीएम मोदी से लेकर सीएम धामी तक उत्तराखंड में तबाही के बाद जो ताबड़तोड़ एक्शन हुआ है, उसकी फुल रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। उत्तराखंड की भीषण तबाही की हर तस्वीर, हर सैटेलाइट इमेज, कंप्लीट चैप्टर सबसे पहले खोलूंगा, क्योंकि देश ने ऐसी तबाही शायद ही कभी देखी होगी। इसके अलावा बौखलाए ट्रंप की नई धमकी आ गई है, लेकिन पीएम मोदी का वो जवाब कि अमेरिका सकपका गया है, आज वो आपको देखना चाहिए। ट्रंप से टैरिफ की धमकियों के बीच पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को रूस क्यों भेज दिया, अब क्या होने वाला है? ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसकेगी क्या? मोदी का प्लान तैयार, भारत रूस चीन मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे क्या आप? और इसके अलावा कल कोर्ट ने लताड़ा, आज पीएम मोदी ने सबके सामने राहुल गांधी की क्लास कैसे लगा दी, आपको दिखाऊंगा। अमेरिका पाकिस्तान से भिड़ते मोदी के लिए देश के अंदर इंडी अब कौन सा नया चैलेंज ले आया है, इसका चैप्टर भी होगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 6 बजे सेंट्रल विस्टा की नई बिल्डिंग का उद्घाटन करेंगे। इस बिल्डिंग का नाम कर्तव्य भवन रखा गया है, जिसमें गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय समेत कई दूसरे मंत्रालय शिफ्ट हो जाएंगे। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस परिसर होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। सत्यपाल मलिक लंबे समय से किडनी की बीमारी से जूझ रहे थे। वो जम्मू कश्मीर, बिहार, गोवा और मेघालय के राज्यपाल रहे। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल के दौरान ही आज के दिन 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया था। पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष और बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर आज हमला हो गया। यह हमला कूच बिहार जिले के खागड़ा बाड़ी में किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने काफिले को काले झंडे दिखाए और नारेबाजी करते हुए काफिले के कुछ वाहनों पर डंडों से हमला किया, जिससे शुभेंदु अधिकारी के काफिले के कारों के शीशे टूट गए। जब यह सब हो रहा था तो पुलिस वहां मौजूद दिखी। गुरमीत राम रहीम सिंह को एक बार फिर पैरोल मिल गई है। बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी गुरमीत रोहतक जेल से 40 दिन की पैरोल पर बाहर आया है। वो इस साल तीसरी बार और 2017 में सजा मिलने के बाद 14वीं बार जेल से बाहर आ चुके हैं। इससे पहले अप्रैल में राम रहीम 21 दिन के लिए फरलो पर रिहा हुए थे। उसकी अब की बार उसे 15 अगस्त को अपना जन्मदिन मनाने के लिए पैरोल मिली है। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के कुबेरेश्वर धाम में भगदड़ मच गई। भगदड़ में दबने से 2 महिलाओं की मौत हो गई, 5 श्रद्धालु घायल हो गए। कुबेरेश्वर धाम में सावन महीने की कांवड़ यात्रा के दौरान भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे थे। बढ़ती भीड़ के बीच अचानक धक्का मुक्की शुरू हो गई और हालात बेकाबू हो गए। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास, जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरह से उत्तराखंड में ऐसी तबाही आई है। भयंकर तबाही, भयंकर धमाका हुआ, बादल फाड़ तबाही, बहते लोग, देवभूमि में प्रलय की वो तस्वीरें जो आपने जिंदगी में नहीं देखी होंगी बॉस। भयंकर बारिश अभी भी जारी है, रेड अलर्ट पर है उत्तराखंड। आज रात कुछ भी हो सकता है क्या? उत्तराखंड में केदारनाथ हादसे से भयंकर तबाही आई कैसे, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट्स आपको दिखाऊंगा जो हिलाकर रख देंगी। पीएम मोदी से लेकर सीएम धामी तक उत्तराखंड में तबाही के बाद हुए ताबड़तोड़ एक्शन की फुल रिपोर्ट और उत्तराखंड की भीषण तबाही की हर तस्वीर, हर सैटेलाइट इमेज, कंप्लीट चैप्टर आपके सामने खोलने जा रहा हूं सबसे पहले, क्योंकि इस वक्त पूरे देश की नजर उत्तराखंड पर है। उत्तराखंड बहुत बड़े संकट में घिरा हुआ है, देवभूमि उत्तराखंड। और वहां आज दोपहर उत्तरकाशी में जो बादल फटा बॉस, उससे मची तबाही पूरे देश ने लाइव देखी। लोग बता रहे हैं कि उन्होंने अपने जीवन में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। तस्वीर ही कुछ ऐसी है कि जिसने भी देखा वो कांप गया। भयानक खौफनाक तस्वीरें आई। केदारनाथ में आपको याद होगा भयंकर तबाही मची थी, लेकिन उसमें भी लोगों ने तबाही के बाद की तस्वीरें देखी। इस तरह की तस्वीर जिसमें दिख रहा है कि कैसे तबाही मची है, कैसे बादल फाड़ तबाही आई है, लोगों ने इससे पहले शायद ही देखी। ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब कोई फिल्म का सीन शूट किया हो एआई वगैरह के जरिए। लेकिन यह सब कुछ सच में हुआ है। ऊपर से सैलाब आ रहा है और नीचे जान बचाकर भागते इंसान।
लेकिन ऐसे सैलाब के आगे किसी का बस नहीं चलता। क्या मकान, क्या इंसान, सब बह गए बॉस। किसी को पता नहीं कितने लोग वहां थे, कितने बह गए होंगे। अब तक तो हम लोग बादल फटने के बारे में सिर्फ सुनते थे। आज जिंदगी में पहली बार बादल को फटते हुए और उसके बाद जो कयामत आती है वो कैमरे पर दोनों एक साथ लाइव देख ली है। लेकिन बात सिर्फ बादल फटने से आई इस तबाही की नहीं है। हालात बहुत गंभीर हैं। एक एक पल ऐसा है कि कुछ भी हो सकता है। उत्तराखंड के कई इलाकों में रेड अलर्ट घोषित हुआ है। रेड अलर्ट का मतलब है कि सबसे खतरनाक चेतावनी। बद्रीनाथ और केदारनाथ के इलाकों में रेड अलर्ट है। वहीं हरिद्वार तक हड़कंप मचा है कि आगे कुछ भी हो सकता है। उत्तरकाशी में जो बादल फटा उसमें हर्षिल में सेना का एक कैंप भी चपेट में आया। वहां का हेलीपैड मलबे में दब गया। हर्षिल कैंप के पास बड़ी तादाद में पानी जमा होने की खबर है। इससे भी चिंता बहुत बढ़ गई है कि अगर पानी जमा होता रहा तो नया संकट आ जाएगा। सेना लगा दी गई है, एनडीआरएफ लगा दी गई है, दूसरे राहत बचाव दल उतार दिए गए हैं। दिल्ली से टीमें पहुंच रही हैं। पीएम मोदी लगातार हालात पर नजर रख रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन खतरनाक मौसम के बीच ऑपरेशन को पूरा करना भी आसान नहीं। उत्तरकाशी में जहां बादल फटा है वहां लगातार अभी भी बारिश हो रही है। इससे बचाव टीमों को रेस्क्यू ऑपरेशन करने में भी दिक्कत आ रही है। यानी बहुत बड़ा चैलेंज सामने आकर खड़ा हो गया है और वो चैलेंज अभी खत्म नहीं हुआ है। आज की रात बहुत भारी है। जो तबाही हुई दिन में वो तो किसी ने सोची भी नहीं थी। सबने केदारनाथ वाली प्रलय देखी थी जो 12 साल पहले आई थी। लेकिन इससे भी भयंकर कुछ होगा ये आज तक किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन आज देश ने देखा। ये भयंकर तबाही आई कैसे, आपको ग्राउंड जीरो की एक एक रिपोर्ट दिखाऊंगा, हर तस्वीर, हर सैटेलाइट इमेज दिखाऊंगा। बादल अचानक बम कैसे बन जाते हैं ये आपको आज पता चलेगा। बादल फटा और सेकंड्स के अंदर गांव के गांव कैसे बह गए, इसका कंप्लीट चैप्टर आज खोलूंगा। उत्तराखंड की बात के अलावा तस्वीरें पूरे देश को डरा देने वाली क्यों हैं ये भी बताऊंगा। बादल फटने से मची चीख पुकार और तबाही की हर तस्वीर दिखाऊंगा। उत्तराखंड में जो आज हुआ है उसे देखकर पूरा देश हैरान है। बादल फटने के बारे में सुना तो सबने था, लेकिन आज देखा कि बादल फटने पर जब तबाही मचती है तो कैसे साक्षात कहर बनकर बरपती है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में धराली गांव है। यहीं पर बादल फटने से पहाड़ों पर सैलाब आ गए। आपको एक एक करके सारी तस्वीरें दिखाता जाता हूं। जैसे आप ये वीडियो देखिए, पहले ये तस्वीर। बादल फटने के साथ ऐसा लगा जैसे कोई सुनामी या सैलाब आ गया। आप देखिए बॉस, किस तरह से वहां से पानी चला आ रहा है और मतलब इतना पावरफुल है कि सामने जो घर हैं भाई वो तिनके की तरह बह गए। अचानक से इतना पानी और मलबा नीचे आने लगा कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं लगा। लोग सड़कों पर भाग रहे हैं और उस भागने के दौरान एक गाड़ी दिखती, ये देखिए लोग कैसे नीचे भाग रहे हैं, देख रहे हैं। उनको भी समझ में आ गया कि पानी ऊपर से आ रहा है, लेकिन जिस रफ्तार से पानी आ रहा था और जिस रफ्तार से लोग भाग रहे थे उसका कोई मैच ही नहीं था। गाड़ी वाला नहीं भाग सका बॉस। आप देखिए गाड़ी दन दन करके भगाना शुरू किया, लेकिन वो गाड़ी वाला भी बहुत दूर नहीं जा पाया, कहा जा रहा है। पलक झपकते पूरा गांव तबाही की चपेट में आ गया। पानी और मलबे का ऐसा गुबार उठा कि चंद सेकंड में पूरा गांव बह गया। आप तस्वीर देखिए बॉस, मतलब जब से हमने भी ये तस्वीर देखी हमको भी यकीन नहीं हो रहा कि ये रियल तस्वीर है। अमूमन लोगों ने फिल्मों में ऐसी तबाही दिखी थी जो एनिमेशन के जरिए लोग क्रिएट करते हैं, बड़े बड़े डायरेक्टर्स। उत्तरकाशी के धराली गांव में दोपहर को करीब 1:45 बजे बादल फटा, जिसके बाद पानी का ऐसा सैलाब आया कि लोगों में चीख पुकार मच गई। अब जैसे ये वीडियो देखिए, जब बादल फटने के बाद पहाड़ से बारिश का पानी और मलबा सैलाब बनकर गांव पर कहर बनकर टूटा। ये देखिए पीछे से कैसे आना शुरू हुआ। फुल फ्रेम दिखाइए एक बार। ये आना शुरू होता है और आप देखिए किस तरीके से पूरा मलबा लेते हुए जो बादल का पानी था भाई, वो आप समझिए कि एकदम पूरी नदी ऊपर से जैसे गिर गई आसमान से, और वो पूरा लेके चला आ रहा मलबा। अपनी आंखों के सामने पानी का सैलाब आते देखकर लोगों के होश उड़ गए, लोगों में चीख पुकार मच गई। आप सुनिए एक बार कैसे वहां पर चीख पुकार मची, फिर आपको आगे की तस्वीरें दिखाता हूं। मामा चलेगा सेफ जगह।
यानी लोगों ने जैसे ही इस तबाही को आते देखा, उन्होंने कहना शुरू किया कि फोन कर जल्दी, और आगे लोगों को बताओ कि इस तरह से तबाही आ रही है। आपको एक और वीडियो दिखाता हूं। तबाही के बाद बहता पानी और पहाड़ी मलबा पूरे गांव में कैसे कहर बरपा रहा, इसका भी लाइव वीडियो लोगों ने रिकॉर्ड किया। यानी जो लोग भी थोड़ा सा ऊपर की जगह पे थे, उनको साफ दिख रहा था कि उधर से कैसे तबाही आ रही, कैसे बादल फाड़ तबाही आ रही, और वो लोगों से कह रहे थे चीख चीख कर कि भागो वहां से। बादल फटने के बाद तबाही के ऐसे वीडियो पहले कभी किसी ने नहीं देखे। अब जैसे ये वीडियो देखिए, पहाड़ों से बहकर आए मलबे और पानी की सुनामी में कैसे धराली गांव तबाह हो गया। ये उसके बाद की तस्वीर आप देखिए। वीडियो में दिखता है कि भारी तादाद में पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर और मलबा बहकर नीचे आया और मुहाने पर बनी इमारतों को बहा ले गया। आप इन घरों को देखिए बॉस, ये लग रहा मिट्टी में धंसे हुए हैं। इतना मलबा आया है साथ में कि वो घरों के छत तक पहुंच गया। ज्यादातर इमारतें मलबे में दबी हुई दिखी, कई इमारतों की तो सिर्फ छत ही दिख रही है। बताया जा रहा है कि धराली गांव करीब 20 मीटर ऊंचे मलबे में दब गया है। धराली गांव का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें एक स्थानीय युवक कांपती आवाज में तबाही के बारे में बता रहा है। धराली गांव में कुछ ही सेकंड के अंदर भयंकर तबाही। बादल फटने से जो नुकसान हुआ उसके बाद की तस्वीरें तो और डरावनी। चारों तरफ मलबा दिखता है, कीचड़ फैला हुआ है। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये बादल जब फटा और उसके बाद पानी आया तो साथ में जो मलबा और कीचड़ लेकर आया है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं बहुत। और बादल फाड़ तबाही के बाद का ये नज़ारा भी कम डरावना नहीं है। सोचिए पूरा इलाका पानी से भर गया, जबकि अगर आप इस इलाके को देखेंगे, एक बार अगर यहाँ पर हम स्क्रीन पर ये तस्वीर आपको दिखाएं, ज़रा एक बार ये मैप देखिए, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सैटेलाइट व्यू। ज़रा इसको आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। ज़रा यहाँ बड़ी स्क्रीन पर दिखाइए। आप जब ये देख रहे हैं, इस तस्वीर को देखिए बॉस, ये जो आप देख रहे हैं ये भागीरथी नदी है, इसमें सैलाब नहीं आया है। आप ये जो बगल में आप ये जो नाला देख रहे हैं, ये देख रहे हैं ये नाला, ये आपको कंक्रीट जैसा हिस्सा दिख रहा है, ये ऊपर से आ रहा है। और इसी में कहा जा रहा है कि जो बादल फटा और उसके बाद जो पानी आया वो इसके आसपास का पूरा इलाका आप देखिए, पूरा रिहायशी इलाका है। यहां पे घर बने हुए हैं, इधर आप देखिए ये पूरा आपको घर दिखेगा। ये सैटेलाइट इमेजेस आपको दिखा रहा हूं कि किस तरह से, और ये थोड़े दिन पहले की तस्वीरें हैं। ये अगर आप इस पूरे इलाके को देखेंगे, देखिए यहाँ पे कितने बड़े बड़े घर बने हुए हैं। और कहा जाता है यहाँ लोग होम स्टे के लिए आते हैं, यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो वो पूरा इलाका जो अभी आप देख रहे थे, लोग दौड़ रहे थे, यही वो इलाका है। और अगर मैं आपको इसका स्ट्रीट व्यू दिखाने का प्रयास करूं कि किस तरह से यहां पर जो है वो तबाही मची, अगर आप इसको देखेंगे, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है स्ट्रीट व्यू, जिसमें आपको दिखेगा कि यहां पर देखिए किस तरह से दुकानें हैं। जो आप लोगों को अभी भागते हुए देख रहे थे, दौड़ के जाते हुए देख रहे थे, यही वो सारे रास्ते हैं। यहां देखिए किसी का एक मंजिला घर है, यहां लोग आकर रहते थे, ऊपर में जो टूरिस्ट वगैरह आते थे। नीचे लोगों की दुकानें हैं, बाइक लगी हुई है, ये आप देख रहे हैं, यहां पर मंदिर मौजूद है। तो ये जितना हिस्सा आप देखेंगे, ये आप देखते जाइए, ये पूरा रिहायशी इलाका। ये देखिए किसी का घर है जिसमें कि रेस्टोरेंट लिखा है, ये देख रहे हैं, ब्रेकफास्ट नाश्ता वगैरह सब जो कर रहे होंगे, लोग बह गए भाई, उस तरह की स्थिति बन गई है। आंचल होटल एंड रेस्टोरेंट, गंगोत्री रोड, धाराली, उत्तरकाशी। तो ये पूरा इलाका आपको सैटेलाइट इमेज के जरिए दिखा रहा हूं कि पूरा बसा हुआ इलाका है। और यहीं पर वो पूरा सैलाब आया और सब तबाह करके चला गया, और यहां पर सब कुछ सपाट हो गया। ये तो सैटेलाइट इमेज आपने देख ली। अब ग्राउंड जीरो की और तस्वीरें आपको दिखाता हूं। जैसे दो तस्वीरें देखिए, पहली तस्वीर तबाही से ठीक पहले की है और दूसरी तस्वीर तबाही के बाद की है। पहली तस्वीर में राइट साइड पर जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं, दूसरी तस्वीर में वो पूरी तरह से गायब हो गई हैं। आप देख रहे हैं, जब तबाही आ रही है तो आपको वहां पे जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है, और उसके बाद अगर आप कंपैरिजन कीजिएगा तो वो कई उसमें से इमारतें गायब हो गई, पूरी तरह से कई इमारतें गायब हो गई। सिर्फ मलबे का सैलाब वहां पर दिख रहा है। कंपैरिजन कीजिए आप दोनों को। ये तस्वीर हम यहां स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। अगर आइए आपको यहां पे दिखाता हूं, जरा इन दोनों तस्वीरों को आप कंपेयर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से यहां पर भयंकर तबाही मची। अब आप जरा इस तस्वीर को देखिए, इसका स्टिल शॉट डालिए, जो अभी हमने स्टिल शॉट दिखाया था उसमें आपको दिखेगा कि कैसे तबाही मची है तब और अब की तस्वीर। और जरा इसको अगर आप देखेंगे, यहां देखिए, यहां पूरा आपको घर का दिख रहा है और ये पूरा जो है वो सफेद हो रखा है बादल फटने के बाद। तो वो पूरा इलाका खाली हो गया है। पहली तस्वीर में सड़क के किनारे जो बिल्डिंगें दिखाई दे रही थी, उसकी दूसरी तस्वीर में उनकी जगह सिर्फ मलबा और पानी दिखाई दे रहा है। तो दोनों ही वीडियो आपको बता रहा हूं एक साथ, ताकि आपको पता चल सके कि भाई बादल जो फटा और उसके बाद जो तबाही मची, उसने कैसे वहां पर
मतलब जिंदगियां खत्म कर दी। एक साथ लाखों टन पहाड़ी मलबे ने पूरे गांव को तहस नहस कर दिया। अंदाजा लगाना भी मुश्किल है कि इस मलबे में कितने लोग दब गए होंगे। ये तस्वीर देखिए, तबाही की इन तस्वीरों के बीच एक चमत्कार भी हुआ बॉस। ये वीडियो देखिए, इतनी भीषण तबाही की चपेट में आने के बावजूद ये शख्स जिंदा बच गया, जो मलबे से बने दलदल में रेंगता हुआ, घिसटता हुआ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। देख रहे हैं आप, जैसे आपको याद होगा एयर इंडिया का प्लेन जब क्रैश हुआ था तो दुनिया हैरान रह गई थी कि एक व्यक्ति उसमें से बच के आग में से जिंदा निकल के आ गया। यहां उस भयंकर सैलाब में, जिसमें इमारतें नहीं बची, कुछ नहीं बचा, उसमें आप देखिए ये आदमी जिंदा बच गया। इस वीडियो में आगे एक शख्स भागता हुआ दिखाई देता है। भयानक सैलाब के बाद जिंदा बाहर निकलते लोगों की ये तस्वीरें किसी चमत्कार से कम नहीं। धराली गांव में बादल फटने से जो तांडव हुआ उसकी एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। धराली के पास ही हर्षिल में आर्मी कैंप है। बादल फटने के बाद पानी कितनी तेज रफ्तार से नीचे की तरफ आया वो भी आप देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बांध का गेट खोल दिया है। भयंकर तेजी से पानी नीचे आ रहा और अपने साथ बड़े बड़े पत्थर और बोल्डर भी बहा कर ले जा रहा है। बादल फटने से आई तबाही की तो डरावनी तस्वीरें हैं ही, उससे भी ज्यादा डरावना है बादल फटने से जमा हुआ पानी जो झील की शक्ल लेता जा रहा है। धराली गांव में बादल फटने से जो सैलाब आया अब वो नीचे की तरफ जा रहा है। सैलाब के पानी से नदी ने विशाल झील का रूप ले लिया है। धीरे धीरे इसका पानी बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि झील का पानी कहीं तो जाएगा, और जहां जाएगा क्या वहां भी विनाश फैलाएगा। धराली के पास हर्षिल आर्मी कैंप है। यहां पर भागीरथी नदी का बहाव रुक गया है और इस वजह से हर्षिल कैंप के हेलीपैड के पास लगातार पानी बढ़ रहा है। आपको मैप के जरिए दिखाता हूं कि कैसे बादल फटने के बाद पानी धराली से हर्षिल तक पहुंचा। उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटा, जो आप मैप में देख रहे हैं। सबसे ऊपर आप देखिए, दाहिनी तरफ आपको धराली गांव दिख रहा है। यहीं पर बादल फटा था। बादल फटने से एक साथ लाखों गैलन पानी आ गिरा और यही पानी अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता हुआ आगे बढ़ रहा है। धराली से सैलाब का पानी कल्प केदार मंदिर होते हुए हर्षिल कैंप के पास हेलीपैड तक पहुंचा और यहीं पर कहा जा रहा है कि पानी का बहाव रुक गया। और यह टेंशन की बात है क्योंकि पानी लगातार जमा होता जा रहा है, जो किसी भी समय बड़ी आपदा का कारण बन सकता है। उत्तराखंड में सिर्फ धराली गांव में ही बादल नहीं फटा है, बल्कि धराली के पास ही सुखी टॉप पर भी बादल फटा है। उत्तराखंड में जैसे आज किसी ने विनाश का बटन दबा दिया था। पहले धराली और उसके कुछ ही देर बाद सुखी टॉप पर भी बादल फट गया बॉस। ये तस्वीरें देखिए, बादल फटने के बाद सैलाब अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करता हुआ यहां से भी निकल रहा है। तो एक साथ दो बादल फटने की घटनाएं हो गई। ये देखिए, धराली गांव में बादल फटने के बाद राहत और बचाव का काम भी तेजी से शुरू हुआ। सेना ने फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सेना के जवानों ने मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। जानकारी के मुताबिक सेना के जवान अभी तक 15 से 20 लोगों को मलबे से बाहर निकाल चुके हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लगातार बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही हैं, फिर भी सेना के 150 जवान लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। लेकिन खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू में परेशानी आनी स्वाभाविक बात है। आप एनडीआरएफ के डीआईजी को एक बार सुनिए, फिर आपको बताता हूं कि जो नुकसान हुआ उसमें कितने लोगों की जान जाने की आशंका है। एक ऑपरेशन कुछ दिन चलेगा। टीमें हमारी तैनाती उनकी की गई है। 3 टीमें रवाना की गई हैं, रास्ते में पहुंचने वाली हैं। और एयरलिफ्ट के लिए भी हमारी 2 टीम देहरादून में अभी तैयार है। और जब भी जैसा ही मौसम खुलेगा वहां पर तो उसको भी एयरलिफ्ट किया जाएगा। उत्तरकाशी के धराली में बादल फटने से कितना नुकसान हुआ अब आपको उसके बारे में बताता हूं। पूरा का पूरा धराली गांव तो बर्बाद हो ही गया। दर्जनों घर जमींदोज हो गए। होटल, होमस्टे, बाजार सब बह गए। अभी तक 4 लोगों की मौत की खबर है, लेकिन 50 से ज्यादा लोग लापता हैं। उत्तराखंड में आई इस आपदा पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी दुख जताया। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के संपर्क में है वो, और लोगों की मदद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। उत्तरकाशी में आपदा आने के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी लगातार मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी ने फौरन इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और हालात का जायजा लिया। सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राहत कार्य तेजी से किया जाए, किसी तरह की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सीएम धामी ने धराली में खाने के पैकेट और कंबल फौरन भेजने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही सेना के हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की बात कही है। सुनिए एक बार सीएम धामी को। बिजली वगैरह आ रही है वहाँ? खाने पीने की क्या व्यवस्था है व्यवस्था है ना वहाँ पर अभी? नहीं तो कल तो सब व्यवस्था हो जाएगी।
आज अब देख लीजिए रात में अभी कंबल वगैरह इत्यादि जो भी चीजें हैं उसको भी देख रहे हैं यहाँ से। वहाँ अभी खाने के पैकेट वगैरह बनवा रहे हैं ना, यहाँ बनवा रहे हैं, तो कल उसको या तो एयर ड्रॉप कर देंगे। अगर वहाँ खाने वाने का प्रॉब्लम तो हो ही गया होगा तो सेना का हेलीकॉप्टर तो कल मिल जाएगा हमको। यानी सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार लगे हुए हैं कि कैसे मदद वहां पहुंचाई जाए, और उनके लिए उनका कार्यकाल बहुत चैलेंजिंग रहा है। कभी आपको याद होगा टनल हादसा, जिसमें वो लगातार खुद वहां बैठे रहे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, और अब ये हादसा जिसमें वो लगातार मीटिंग्स पे मीटिंग्स करके लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से चल रहा है और लोगों की मदद की जा रही है, लेकिन रेस्क्यू के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश की वजह से परेशानी तो है ही, धराली तक पहुंचने के रास्तों को भी नुकसान हो गया है। धराली में बिजली की भी समस्या आ रही है, बारिश के कारण मशीनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा, मलबे को तेजी से हटाने में दिक्कत आ रही, मिट्टी धंसने और लैंडस्लाइड का भी खतरा है। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए लगातार टीमें पहुंच रही हैं, लेकिन गंगोत्री हाईवे बंद होने की वजह से कई टीम बीच में ही अटक गई। देखिए गंगोत्री नेशनल हाईवे से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। इस समय जो हम हैं गंगोत्री नेशनल हाईवे के नेताला में, जहाँ जो लैंडस्लाइड है उसकी वजह से जो गंगोत्री नेशनल हाईवे वो पूरी तरह से बंद हो चुका है, जिसके चलते जो रेस्क्यू टीमें हैं वो यहाँ पे फंसी हुई हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो जिलाधिकारी हैं, जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जो जिला प्रशासन जो जिला मुख्यालय से मूव हुए थे धराली जाने के लिए, वो भी अभी नेताला के पास ही फंसे हुए हैं। और लगातार जो जिले में बारिश है वो जारी है, और जो नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। और लेकिन जो धराली में है, जो वहाँ पे जो स्थानीय पुलिस थी, जो स्थानीय प्रशासन या एसडीआरएफ की जो टीमें जो हर्षिल में मौजूद थी वो रेस्क्यू में लगी हैं, और जो जिला अस्पताल की टीम है वो रेस्क्यू में लगी हुई हैं। धराली गांव में बादल फटने के बाद पानी तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। इसके अलावा भारी बारिश का रेड अलर्ट भी कई जगहों पर है। इससे हरिद्वार जैसी जगहों पर हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार में भी गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 48 घंटे से हरिद्वार में लगातार बारिश हो रही है। इस वजह से शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। ऊपर से गंगा नदी का पानी भी तेजी से बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए पुलिस लगातार अनाउंसमेंट कर रही है। लोगों से नदी किनारे न जाने की अपील की जा रही है, और जो लोग नदी किनारे रहते हैं उनसे सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा जा रहा है। सुनिए एक बार। सभी लोगों को सूचित किया जाता है, गंगा नदी का जलस्तर लगातार तीव्र गति से बढ़ रहा है। सभी लोगों को सूचित किया जाता है, नदी के किनारे सतर्क रहें या फिर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। जिस धराली गांव को बादल फाड़ तबाही ने मिट्टी में मिला दिया, यह गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। हिमालय की चोटियों के बीच बसा यह गांव भागीरथी के किनारे अपनी रौनक बिखेरता है। आप इस गांव का व्यू देखिए, कितना सुंदर गांव है, एकदम प्रकृति की गोद में बसा हुआ। यहां के सेब के बागान, हरे भरे नजारे और शांत वादियों की वजह से धराली गांव एक टूरिस्ट स्पॉट है, और इस गांव में खीर गंगा नाला और भागीरथी नदी का संगम पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। गंगोत्री धाम से पहले यह आखिरी बड़ा गांव है, जहां से लोग आगे की कठिन चढ़ाई के पहले रुकते हैं। तीर्थयात्रियों को ठहरने के लिए धराली गांव में कई लॉज और होटल मौजूद हैं। इस गांव में भगवान शिव का प्राचीन कल्प केदार मंदिर भी है। आपको मैप पर इस गांव की लोकेशन भी दिखाता हूं। हरिद्वार से 4 धाम यात्रा के जो मार्ग निकलते हैं, उन्हीं में से एक रास्ता गंगोत्री को जाता है। इसी रूट पर हर्षिल घाटी और गंगोत्री के बीच धराली गांव मौजूद है। धराली गांव से गंगोत्री सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और इसी धराली गांव में बादल फटा। धराली गांव की सुंदरता की वजह से भी लोग गंगोत्री पहुंचने से पहले इस गांव में जरूर रुकते हैं। लोग सुकून की तलाश में इस गांव तक पहुंचते हैं, लेकिन बादल ऐसा फटा और उसने ऐसी तबाही मचाई कि इस खूबसूरत गांव की सूरत ही बदल गई। जो गांव अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वहां अब हर तरफ तबाही का मंजर है। लाखों टन मलबे के नीचे सब कुछ ऐसा लग रहा है दफन हो गया है। बौखलाए ट्रंप की नई धमकी आ गई, लेकिन पीएम मोदी का वो जवाब कि अमेरिका सकपका गया है। ट्रंप से टैरिफ की धमकियों के बीच पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को रूस क्यों भेज दिया? क्या होने वाला है? ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसकेगी क्या? मोदी का प्लान तैयार, भारत रूस चीन मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे क्या? डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही भारत को टैरिफ की नई धमकी दी, वैसे ही हमारे यहां मोदी विरोधी चीखने चिल्लाने लगे। ये देखो, ट्रंप ने नई धमकी दे दी, नई धमकी दे दी, अब मोदी क्या करेंगे? लेकिन पीएम मोदी तो अलग ही रोले में, वो ट्रंप की धमकी का कोई लोड नहीं ले रहे। पीएम मोदी की आज एनडीए की बैठक में पहुंचने की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। पीएम मोदी एकदम कूल दिख रहे हैं, उनका जबरदस्त स्वागत हुआ, उनके चेहरे पर किसी तरह का कोई तनाव नहीं। उल्टे तनाव में वो लोग आ गए होंगे जो पीएम मोदी के खिलाफ नरेंद्र सरेंडर का माहौल बना रहे थे।
मोदी की विदेश नीति को फेल बता रहे थे। उनको लगा था कि भाई ट्रंप कुछ बोल रहे हैं तो मोदी तनाव में होंगे। मोदी का तनाव में, वो आदमी वहां अपना चिल्ला रहा, चिल्लाने दो। कल जब ट्रंप ने भारत को धमकी दी तो भारत ने भी 2 घंटे के अंदर ट्रंप को ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि पूरा अमेरिका और यूरोप हिल गया। रूस से व्यापार करने पर भारत को धमकाने वाले ट्रंप को पीएम मोदी ने आईना दिखा दिया कि ये देख भाई, ये तेरी सच्चाई। मोदी सरकार की तरफ से अमेरिका को जो जवाब दिया गया, वैसे जवाब की उम्मीद शायद ट्रंप को नहीं रही होगी। क्योंकि आप देखिए कि भारत ने सिर्फ अमेरिका को जवाब ही नहीं दिया, बल्कि ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड के धागे खोल कर रख दिए। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में ट्रंप को इस बात पर एक्सपोज कर दिया कि अमेरिका को यूक्रेन में मरने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि ये सब तो ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स की वजह से कर रहे हैं, अपने नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में एकदम से कर रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप को साफ मैसेज भिजवा दिया कि दोस्ती अपनी जगह, देश हित अपनी जगह। भारत किससे दोस्ती करेगा, किससे नहीं करेगा, ये ट्रंप तय नहीं करेंगे। ट्रंप जितना विरोध कर लें, रूस से दोस्ती व्यापार जारी रहेगा। भारत किसी तरह की धमकी या दबाव में नहीं आएगा। भारत का तगड़ा जवाब सुनकर ट्रंप को शॉक लगा होगा, क्योंकि ट्रंप तो यही चाहते थे कि दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर उनके हिसाब से तय हो, वो जो कहें वही दूसरे देश करें। लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी अब खुद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहे हैं। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन भी अमेरिका को वैसे ही जवाब दे रहा है जैसे नरेंद्र मोदी का नया भारत दे रहा है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रूस भी अमेरिका को नए झटके दे रहा है। इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत, रूस और चीन मिलकर ट्रंप की क्लास लगा रहे हैं, ये दिख रहा है। भारत ने अमेरिका को क्या जवाब दिया है, ट्रंप की धमकी के बीच पुतिन ने अमेरिका को कैसे हिला दिया, पीएम मोदी ने एनएसए अजीत डोभाल को रूस क्यों भेज दिया है, क्या जयशंकर रूस जा रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ कहानी है, कैसे चीन भी अमेरिका से भिड़ गया है, और कैसे पीएम मोदी ने वो कर दिया जिससे पूरी दुनिया के ठेकेदार बनने वाले अमेरिका और यूरोप एक्सपोज हो गए। आज इस चैप्टर में आपको विस्तार से बताऊंगा। भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका को क्या जवाब दिया वो बताऊं, उससे पहले देखिए कि ट्रंप की नई धमकी को कैसे इंडी गठबंधन ने तुरंत लपक लिया और मोदी सरकार पर फायर हो गए। जैसे अखिलेश यादव ने पूछा कि विदेश नीति क्या विदेश भाग गई, कांग्रेस ने कहा कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। सुनिए एक बार इन लोगों को, पहले फिर बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने क्या जवाब दिया। अमेरिका के राष्ट्रपति लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और लगातार जो फैसले ले रही है अमेरिका, उससे हमारा व्यापार संकट में होगा। ये विदेश नीति कहाँ कहीं विदेश घूमने तो नहीं गई हमारी। दोस्त दोस्त न रहा, दोस्त दोस्त न रहा, ट्रंप यार हमें तेरा एतबार न रहा। हाउडी मोदी कराया, नमस्ते ट्रंप कराया, अगली बार अब की बार ट्रंप सरकार कराया, और उसका नतीजा देखिए, धमकियां दी जा रही हैं। 25% से ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। हमें धमकी दी जा रही है कि रूस से आप तेल मत खरीदिए। ये दोस्ती बहुत कीमती निकली ना, प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। कांग्रेस पता नहीं क्यों हर बार गलत साइड में खड़ी होती है। वो कह रहे हैं कि अमेरिका धमकी दे रहा है। नरेंद्र मोदी और ट्रंप की दोस्ती का क्या हुआ? अरे भैया, अमेरिका को धमकी देनी पड़ रही है। इसी से पता चलता है कि नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की दोस्ती को कोहनी मार दी और अपने देश के हित को, अपने देश के किसानों के हित को, अपने देश के मंझोले व्यापारियों के हित को, एमएसएमई सेक्टर के हितों को ध्यान में रखते हुए दोस्ती साइड कर दी। वरना ट्रंप को धमकी देने की जरूरत क्या पड़ती? दूसरा, भारत नहीं झुक रहा, इसलिए तो ट्रंप को धमकाना पड़ रहा है। अगर भारत झुक गया होता तो ट्रंप धमकाते ही नहीं। तो इसलिए कांग्रेस को यह मजबूत भारत दिखते हुए भी नहीं देखना है तो कोई क्या कर सकता है। इंडी गठबंधन के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी को जवाब देना चाहिए। कोई इनसे पूछे कि कल विदेश मंत्रालय ने क्या ट्रंप को लोरी सुनाई थी क्या? और विदेश मंत्रालय ने सिर्फ अमेरिका को जवाब नहीं दिया, बल्कि ट्रंप की राजनीति को पटक पटक के धोया। भारत की तरफ से कहा गया कि रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका और यूरोप लगातार भारत को टारगेट कर रहे हैं, जबकि सच यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना तब शुरू किया जब संघर्ष शुरू होने के बाद पारंपरिक रूप से होने वाली तेल आपूर्ति को यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया था। उस समय अमेरिका ने भारत की तरफ से किए जा रहे इस आयात का प्रोत्साहन दिया था ताकि ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में स्थिरता बनी रहे। यानी भारत ने साफ कह दिया कि बॉस, युद्ध के शुरुआत में जब भारत रूस से तेल खरीद रहा था तो यही अमेरिका ताली बजा रहा था, और भारत ने दुनिया पे एहसान किया यह तेल खरीद के, क्योंकि भारत और चाइना जो तेल आयात करते हैं वो बहुत बड़ी तादाद है। और अगर ये दोनों देश रूस से तेल ना खरीद रहे होते तो दुनिया भर में तेल जो है ना वो इतना महंगा हो गया होता कि जो ट्रंप से अभी अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है वो उनको पाताल से खींच के निकालनी पड़ती। और अब ट्रंप भारत पे ये कह के आरोप लगा रहे हैं कि भारत को यूक्रेन युद्ध में मरने वालों की परवाह नहीं। गजब है बॉस, आपको बड़ी परवाह है।
युद्ध के बीच भी भारत रूस से कच्चा तेल क्यों खरीद रहा है, इसका जवाब भी भारत ने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया को दिया। भारत ने बताया कि वो अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए सब कर रहा है, क्योंकि उसे अपने नागरिकों को सस्ते दाम पर यह सब मुहैया कराना है। भारत ने अपनी बात तो बता ही दी, साथ ही यूरोप और अमेरिका से भी पूछ लिया कि उनकी क्या मजबूरी है जो वो रूस से व्यापार कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत को निशाना बनाने वाले देश खुद रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं। साल 2024 में यूरोप ने रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का व्यापार किया था, जो भारत के रूस से किए जा रहे व्यापार से कहीं ज्यादा है। भाई तुम तो यूक्रेन को पंप कर रहे हो, तुम तो उसको हथियार देते हो और उसके बाद रूस से हमसे ज्यादा व्यापार कर रहे हो और फिर हमको ज्ञान देने आ रहे हो। यूरोप के देशों के एक्सपोज करने के बाद भारत ने फिर से अमेरिका की भी क्लास लगाई। भारत की तरफ से जवाब में अमेरिका को एक्सपोज करते हुए कहा गया कि जहां तक अमेरिका का सवाल है, वो अपने परमाणु उद्योग के लिए अब भी रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीद रहा है, अपनी इलेक्ट्रिक वाहन इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम खरीद रहा है, इसके अलावा उर्वरक और रसायन खरीद रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए भारत को निशाना बनाना अनुचित है। किसी भी बड़ी अर्थव्यवस्था की तरह भारत अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए व्यापक कदम उठाएगा। कुल मिलाकर अमेरिका और यूरोप ने यूक्रेन को पंप कर करके रूस से लड़वाया। भारत तो दूर बैठा है, भारत ने तो कुछ किया नहीं। तुम्हारी लड़ाई में तुम घुस के सामान खरीद रहे हो और यहां तुमको अगर नोबेल पीस प्राइज चाहिए और उसके लिए रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवाना है और तुमसे नहीं रुक रहा है, क्योंकि तुमने कह दिया था कि मैं आऊंगा सत्ता में तो एक दिन में करके दिखा दूंगा, अमेरिका ने कह दिया था, डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था, तो भाई आप नहीं करा पा रहे तो हम क्या करें भाई? हमसे पूछ के आपने चुनाव में घोषणा की थी कि एक दिन में हम रुकवा देंगे। ये करें तो रासलीला, भारत खरीद रहा है तो कैरेक्टर ढीला। कुल मिलाकर भारत ने एक ही जवाब में अमेरिका और यूरोप दोनों को रगड़ के रख दिया। अमेरिका की भयंकर फजीहत हो गई। ट्रंप ने भी नहीं सोचा होगा कि ये नया भारत उनको भी रगड़ देगा। साथ ही भारत में जो लोग नरेंद्र सरेंडर कर रहे थे उनके भी हाथों हाथ उनका भी फैक्ट चेक हो गया। पीएम मोदी ने 2 घंटे के अंदर ही ट्रंप की धमकी को धुआं धुआं कर दिया। लेकिन इसके बावजूद इंडी गठबंधन अलग लेवल की पॉलिटिक्स कर रहा है। अब कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा है कि ट्रंप को मोदी जवाब दें। सेक्रेटरी क्यों जवाब दे रहा है? सुनिए एक बार। पार्लियामेंट में तो आपने एक भी बात का जवाब नहीं दिया। बार बार कहा कि आप ट्रंप साहब जो हमें धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, आप बोल दीजिए। आप एक लफ्ज बोल नहीं पा रहे पार्लियामेंट में, तो आप बोलिए ना। देश तो आपके पीछे खड़ा है। अमेरिका की धमकी के अंदर ही अमेरिका के दबाव में थोड़ा ही ना देश चलेगा। हमारी संप्रभुता के ऊपर सीधे सीधे हमला हो रहा है। क्या जवाब दिया? सेक्रेटरी जवाब देगा। प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के जवाब सेक्रेटरी देगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना चाहिए और मजबूती से जवाब देना चाहिए। पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, आप दीजिए जवाब मजबूती के साथ। मुझे लग रहा है कि अब प्रधानमंत्री जी को सीधे डोनाल्ड ट्रंप से वार्तालाप उसी भाषा में करनी चाहिए जिस भाषा में डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, और ये मामला आज से नहीं है। इन लोगों की डिमांड ही खत्म नहीं होती। संसद में मोदी ट्रंप का नाम लें, संसद में मोदी चीन का नाम लें, मोदी खुद फोन उठा के ट्रंप को बोले, मोदी ने ट्रंप को ऐसा। सेक्रेटरी क्यों जवाब दे रहा? अरे भैया, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं और हमारे यहां से सेक्रेटरी जवाब दे रहा है, तो डोनाल्ड ट्रंप की तो और बेइज्जती है कि भाई हम तुमको इस लायक अभी नहीं समझ रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आकर तुमको बोले। हमारे यहां का सेक्रेटरी काफी है तुमको निपटा देने के लिए। और इनको उसमें भी आग लगी हुई है। ये कौन से साइड में खड़ा होना चाहते हैं भाई? भारत ने अपने जवाब से अमेरिका की बड़ी फजीहत कर दी, लेकिन इंडी गठबंधन इसी पर अटका है कि मोदी जवाब क्यों नहीं दे रहे सीधे फोन उठा के ट्रंप को। भाई ये ट्रंप बोले तो समझ में आता है कि भाई मोदी मुझे फोन क्यों नहीं कर रहा है। इनको क्यों लग रहा है कि भाई नरेंद्र मोदी को फोन करना चाहिए, भारत के प्रधानमंत्री को डायरेक्ट फोन करना चाहिए। इंडी गठबंधन का यह हाल है कि ट्रंप एक बयान दे दें तो सभी नेता मोदी को घेरने के लिए उछलने लगते हैं, जबकि सच्चाई सबको पता है कि भारत और रूस के व्यापार को लेकर ट्रंप डबल स्टैंडर्ड अपना रहे हैं। क्योंकि जो अमेरिका आज रूस से कच्चा तेल खरीदने पर भारत को धमकी देने पर आ गया, वही अमेरिका खुद यह चाहता था कि भारत रूस से जमकर तेल खरीदे। नवंबर 2022 में यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलेन ने कहा था कि अमेरिका इस बात से खुश है कि भारत जितना चाहे उतना रूसी तेल खरीदना जारी रखे, जिसमें G7 की तरफ से लगाए गए प्राइस कैप मैकेनिज्म से ऊपर की कीमतें भी शामिल। फिर फरवरी 2024 में अमेरिका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेफरी पायट ने कहा कि रूस से क्रूड ऑयल खरीदकर भारत ने ग्लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर करने में अहम भूमिका निभाई है। मई 2024 में भारत में अमेरिका के तत्कालीन राजदूत एरिक गार्सेटी ने दावा किया था कि भारत रूस से कच्चा तेल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि अमेरिका ऐसा चाहता है ताकि ग्लोबल प्राइस न बढ़े। गार्सेटी ने कहा कि इस वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइस नहीं बढ़े। भारत ने यह करके दिखा दिया।
यानी कल तक अमेरिका खुद इस बात का क्रेडिट लेना चाहता था कि हमारे कहने पर भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। अब डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा, रूस में इनकी सुन नहीं रहा, पुतिन सुन नहीं रहे, तो पुतिन को नहीं दबा पा रहे तो सोच रहे हैं मैं भारत के जरिए पुतिन को दबवा देता हूं। अरे बॉस, ऐसा थोड़ा ही होता है। भारत क्या खाली बैठा हुआ है कि आपने कह दिया और हो गया? और यही तमाशा चलेगा जब आपका ये ईरान पे हमने सैंक्शन लगा दिया, ईरान से कोई तेल नहीं खरीदेगा। फिर आप कहिएगा कि रूस पे लगा दिया, अब रूस से कोई नहीं खरीदेगा, हमारे यहाँ खर्चा आप उठाइएगा, दे दीजिए जितना रूस से हमारा पैसा बच रहा है, 2 लाख 3 लाख करोड़ का पैसा हमारा बच रहा है, आप दे दीजिए पैसा, उसके बाद देखेंगे कि हमको किससे खरीदना है। चाइना नहीं खरीद रहा है ईरान से तेल, जाइए चाइना से लड़िए, भिड़िए उससे। ये दादागिरी आज के डेट में नहीं चलती बॉस, वो भी उस देश की जिसकी खुद की इकोनॉमी जो है वो घोंगे की तरह रेंग रही है। आज ट्रंप ये माहौल बना रहे हैं कि भारत को यूक्रेन में मर रहे लोगों की जान की परवाह नहीं है। गजब दोगलापन है बॉस। आपको बड़ी चिंता है लोगों के यूक्रेन के में मरने की। उसको जेलेंस्की को बैठा बैठा के जो है वो हथियार दे रहे थे जब वो आपके पिछले वाले जो बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। यूक्रेन ने तो आपकी सुनी नहीं, जेलेंस्की मुंह पे व्हाइट हाउस में बैठ के बेइज्जती करके चला गया। आप सोच रहे हैं भारत जैसा इतना बड़ा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र, वो आपकी बात सुनेगा कि हां ट्रंप ने कह दिया कर देंगे बात। एक तरफ ट्रंप भारत को धमका रहे हैं कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा क्योंकि आप जो है वो रूस से तेल खरीद रहे हो, लेकिन भाई डोनाल्ड ट्रंप खुद क्या कर रहे हैं और अमेरिका क्या कर रहा है आपको यह भी देखना चाहिए। ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भी अमेरिका और रूस के बीच व्यापार कितना बढ़ा। अगर आप इसको देखेंगे, यूएस रशिया व्यापार, अगर आप इसको देखेंगे जो कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद का आपको बता रहा हूं, अगर आप सिर्फ खाद की खरीद देखिएगा, फर्टिलाइजर जो अमेरिका रशिया से खरीदता है, युद्ध से पहले जब वॉर नहीं शुरू हुआ था, अमेरिका ने कितना खाद खरीदा था? 4,398 करोड़ रुपए का खरीदा था खाद, जनवरी से मई 2021 का आपको बता रहा हूं। और युद्ध के बाद अमेरिका रूस से कितना खाद खरीद रहा है भाई? 7,076 करोड़ रुपए का खाद खरीद रहा है। तो तुम खाद खरीद रहे हो, 60% प्लस हो गया है बॉस। 60% तुमने खाद की खरीद बढ़ा दी क्योंकि तुम्हारे किसानों को जरूरत है और हम वहां से तेल नहीं खरीदें, हमारे लोगों को जरूरत नहीं है। तुम इस युद्ध को खाद पानी देते रहे, तुम खाद खरीदोगे और हम तेल नहीं खरीदेंगे। नाटक चल रहा है। यूरेनियम की खरीद युद्ध से पहले 2,115 करोड़ रुपए पर थी, युद्ध के बाद यह बढ़कर 5,232 करोड़ रुपए हो गई है, यानी 147% से ज्यादा की खरीद अमेरिका ने बढ़ा दी है यूरेनियम की। भारत ने जिस तरह से ट्रंप को सुनाया उससे ट्रंप और भड़क गए। शायद ट्रंप को यह अंदाजा नहीं था कि भारत अमेरिका की बैंड बजा देगा। अब ट्रंप ने नई धमकी देते हुए कहा है कि अभी हम भारत पर 25% टैरिफ लगाने की सोच रहे थे, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अगले 24 घंटे में टैरिफ को काफी ज्यादा बढ़ा दूंगा क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है। भारत वॉर मशीन को फ्यूलिंग कर रहा है। यानी ट्रंप ने खुद मान लिया कि भारत उसकी धमकी का कोई लोड नहीं ले रहा। खुद मान रहे हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना नहीं रोका है। कह रहे हम और देते रहो भाई, धमकी से होता है। चाइना खरीद रहा है, उसको धमकाने पर आ गए, भारत को धमकाने पर आ गए। जबकि 2 दिन पहले ट्रंप कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा सुना है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीद रहा, जबकि हमने कल ही आपको बताया था कि भारत किसी दबाव में नहीं आने वाला। भारत लगातार रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, खरीदता रहेगा। और ट्रंप ने अब नई धमकी में यह घोषित कर दिया कि भारत नहीं रुक रहा भाई, मेरी बात नहीं सुन रहा भारत ने रूस के साथ व्यापार के मामले में अमेरिका के मुंह पर जो आंकड़े फेंक कर मारे हैं, उसने भी अमेरिका के होश उड़ा दिए। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इशारों में अमेरिका को मैसेज दे दिया कि दुनिया दादागिरी से नहीं चलेगी। नई दिल्ली में क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेक से जुड़े एक सम्मेलन में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दूसरे देशों के सदस्यों के सामने कहा कि हम ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं जिसमें सबका प्रतिनिधित्व हो, जो निष्पक्ष हो, ना कि ऐसा वर्ल्ड ऑर्डर जो कुछ लोगों के प्रभुत्व पर चलता हो। सुनिए विदेश मंत्री ने इशारों में डोनाल्ड ट्रंप को क्या मैसेज दे दिया है। Our collective desire is to see a fair and representative global order, not one dominated by a few. That quest is often articulated as political or economic rebalance.
यानी भले ही ट्रंप चिढ़ते रहें, धमकियां देते रहें, लेकिन भारत बेफिक्र है। ना रूस से कच्चे तेल की खरीद रुकेगी, ना दोस्ती। ट्रंप की धमकी के बीच कई मीडिया रिपोर्ट से यह दावा है कि एनएसए अजीत डोभाल रूस जाने वाले हैं। इसके अलावा यह भी दावा है कि इसी महीने विदेश मंत्री एस जयशंकर भी रूस जाने वाले हैं। इस विजिट का मकसद रूस से एनर्जी और डिफेंस साझेदारी को बढ़ाना है। खबर तो यह भी है कि भारत कच्चे तेल को लेकर रूस से ज्यादा डिस्काउंट लेने पर भी बात कर सकता है। यानी नरेंद्र मोदी देश हित में, आप सोचिए कि अगर रूस से दोस्ती निभा रहे हैं तो भाई ठीक है, अच्छी बात है, भिड़ के हम तुमसे, डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ के अगर दोस्ती निभा रहे हैं तो तुम भी थोड़ी और निभाओ, थोड़ा और सस्ता तेल दो। यानी यहां भी भारत का हित। ये खबरें ट्रंप के जख्मों पर नमक छिड़कने जैसी। ये सब सुनकर अमेरिका को और झटका लगेगा कि नरेंद्र मोदी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। और ऐसे में जब भारत मजबूती से उन डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ रहा है जो दुनिया में सबको धमका रहे हैं, ऐसा नहीं कि भारत के खिलाफ कोई धमकी दे दी और सबसे दोस्ती कर रहे हैं तो आपको लगे अरे यार भारत को कॉर्नर कर रहे हैं। चाइना से भिड़ रहे हैं, रूस से भिड़ रहे हैं, कनाडा से भिड़े पड़े हैं, सबसे भिड़े पड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप। और भारत जिस मजबूती से डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ रहा है उसमें हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। लेकिन इंडी वाले लगे पड़े हैं, फोन क्यों नहीं किए, खुद जाके क्यों नहीं मिल लिए, चिट्ठी काहे लिखे, एसएमएस क्यों किए, व्हाट्सएप कर देते। अरे भैया, इनकी फरमाइशी गीतमाला ही बंद नहीं होती। इतना ही नहीं, इधर नरेंद्र मोदी विदेश नीति के जरिए अमेरिका को जवाब दे रहे हैं। उधर भारतीय सेना ने भी ट्रंप को इतिहास याद दिला दिया, वो इतिहास जिससे ट्रंप की चिढ़ और बढ़ जाएगी। भारतीय सेना ने साल 1971 के युद्ध की एक पुरानी अखबार की कटिंग सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। यह खबर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को बेचे जा रहे हथियारों को लेकर थी। सेना ने पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि आज का दिन युद्ध की तैयारी का और साल 5 अगस्त 1971। सेना ने जो खबर शेयर की उसमें तत्कालीन रक्षा मंत्री विद्याचरण शुक्ला द्वारा राज्यसभा में दिए बयान का जिक्र है। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने बताया था कि कैसे 1971 के युद्ध की तैयारी के लिए दशकों से अमेरिका पाकिस्तान को सस्ते दाम पर हथियार बेच रहा है। उन्होंने संसद में बताया था कि अमेरिका और चीन दोनों पाकिस्तान को कौड़ियों के दाम पर हथियार दे रहे थे। तो जो लोग आज ये कहते हैं कि मोदी ने पाकिस्तान और चीन को एक कर दिया, याद है ना, संसद में एक भाई साहब कह रहे थे कि एक कर दिया चीन और पाकिस्तान को। खुद उस वक्त के रक्षा मंत्री 1971 में संसद में खड़े होकर कह रहे हैं कि चीन और अमेरिका पाकिस्तान को कौड़ियों के दाम पे हथियार सप्लाई करता रहा। यानी ये खेल 1971 का है बॉस, उससे भी पहले का है, क्योंकि भारत को रोकने के लिए ये चालें चली जाती रही। तत्कालीन रक्षा मंत्री ने बताया था कि साल 1954 से अमेरिका $2 बिलियन की कीमत के हथियार पाकिस्तान को दे चुका है। तब के रक्षा मंत्री ने तब संसद को यह भी बताया था कि कैसे सोवियत संघ और फ्रांस ने पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करने से मना कर दिया, लेकिन अमेरिका ने पाकिस्तान को अपना समर्थन जारी रखा। सेना का यह पोस्ट ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका भारत और रूस के बीच व्यापार पर एतराज जता रहा है। उसी वक्त भारतीय सेना ने भी बता दिया कि अमेरिका भारत का कोई बहुत पुराना दोस्त नहीं है, बल्कि यही अमेरिका 1971 के युद्ध में भारत के खिलाफ पाकिस्तान को पंप कर रहा था। और आज यही अमेरिका चाहता है कि भारत अपने सबसे पुराने और सबसे विश्वसनीय दोस्तों में से एक रूस को साइड कर दे। अमेरिका पर रूस से ज्यादा भरोसा कर ले, यह हो सकता है। जबकि साल 1971 के युद्ध में रूस भारत के साथ चट्टान की तरह खड़ा था। यह वो दौर था जब अमेरिका समेत कई बड़े देश पाकिस्तान के साथ थे। इसी बीच 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। अमेरिका, चीन पाकिस्तान के साथ थे, दूसरी तरफ भारत के साथ रूस खड़ा था। तब पाकिस्तान की मदद के लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इंटरप्राइज को बंगाल की खाड़ी में भेज दिया था। अमेरिका इसी फिराक में था कि वो समंदर के रास्ते भारत के खिलाफ मोर्चा खोल देगा। भारत को मुश्किल में देख तब रूस ने बड़ा कदम उठा लिया था। जवाबी कार्रवाई में रूस ने भी अपने जहाजों को बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ा दिया, अपनी न्यूक्लियर सबमरीन मिसाइल को भी उतार दिया। रूस के इस आक्रामक कदम से अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर ने अपना रास्ता बदल लिया। उस वक्त अगर रूस भारत की मदद नहीं करता तो शायद 1971 के युद्ध में भारत के लिए मुश्किलें और बढ़ जाती। आप सोचिए, भारत को बचाने के लिए रूस अमेरिका जैसी सुपर पावर से भिड़ गया और आज अमेरिका यह उम्मीद कर रहा है कि भारत रूस का साथ छोड़ देगा। और जो लोग आज कह रहे हैं कि मोदी नरेंद्र सरेंडर ट्रंप के सामने, उनके जमाने में अमेरिका क्यों भेज रहा था युद्धपोत? जरा पूछना चाहिए। पाकिस्तान को सप्लाई क्यों करता था हथियार? चाइना क्यों दे रहा था? बॉस, ऐसी बातें बोलिए जिससे आपका पॉलिटिक्स को लेकर ना लोगों का विश्वास बढ़े, विश्वास टूटे नहीं कि भाई ये लोग देश के साथ है भी या नहीं। एक तरफ भारत अमेरिका को तगड़े तरीके से जवाब दे रहा है, दूसरी तरफ रूस ने भी अमेरिका को टाइट किया। ट्रंप की धमकियों के बीच रूस ने अमेरिका को नया झटका दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा कदम उठाया है।
रूस ने इंटरमीडिएट और शॉर्टर रेंज मिसाइलों की तैनाती पर खुद की लगाई रोक हटा दी। यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 2 अमेरिकी परमाणु पनडुब्बियों को रूसी तटों के करीब तैनात करने के आदेश के बाद उठाया गया। रूस ने इन मिसाइल्स की तैनाती पर लगी रोक हटाकर यह मैसेज दे दिया है कि वो ट्रंप की धमकी के आगे झुकने वाले नहीं है। इसके अलावा रूस सीधे भारत के समर्थन में उतर आया। रूस की तरफ से कहा गया कि संप्रभुता वाले देश खुद ये तय कर सकते हैं कि वो किसके साथ व्यापार करना चाहते हैं, यानी रूस ने भी ट्रंप को लपेट दिया। और सिर्फ भारत ही नहीं, सिर्फ रूस ही नहीं, बल्कि चीन भी रूस से बहुत सारा तेल खरीद रहा है। चीन तो रूस से कच्चा तेल खरीदने में नंबर 1 पर है। चीन ने भी भारत की तरह ही ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया है। चीन की तरफ से कहा गया है कि वो एनर्जी सप्लाई को अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से सुनिश्चित करेगा। जबरदस्ती और दबाव से कुछ हासिल नहीं होगा। चीन का यह जवाब अमेरिका की तरफ से 100% टैरिफ लगाने की धमकी के बाद आया है। चीन ने ऐसे वक्त में अमेरिका को जवाब दिया है जब ट्रंप चीन के साथ भी ट्रेड डील पर बातचीत कर रहा है। लेकिन भारत की तरह चीन ने भी ट्रंप को बता दिया कि ट्रेड डील के दबाव के चक्कर में ट्रंप को मनमानी नहीं करने दी जाएगी। यानी रूस, चीन और भारत इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और उनकी धमकी वाली पॉलिटिक्स के खिलाफ एक साथ खड़े दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को भारत, रूस और चीन की तिकड़ी को जवाब देना आसान नहीं होगा। साथ में अमेरिका के अंदर भी ट्रंप गिरते जा रहे हैं। अमेरिका की पूर्व राजदूत और रिपब्लिकन लीडर निक्की हेली ने भारत को धमकाने पर ट्रंप की क्लास लगा दी। निक्की हेली ने कहा कि भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने से रोका जा रहा है। लेकिन चीन का क्या? चीन तो रूस का कच्चा तेल खरीदने में सबसे आगे है। चीन तो ईरान से भी तेल ले रहा है। इसके बावजूद चीन पर टैरिफ लगाने में 90 दिन की रोक लगा दी गई। निक्की हेली ने ट्रंप को चेतावनी देते हुए कहा कि चीन को इस तरह खुली छूट मत दो और भारत जैसे अहम साझेदार से रिश्ते मत खराब करो। यानी अमेरिका के नेताओं को भी लग रहा है कि ट्रंप के चक्कर में पूरा वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। भारत, चीन और रूस की तिकड़ी बन रही है। इसलिए अब अमेरिका में ट्रंप की पार्टी के नेता भी उनके खिलाफ बोल रहे हैं। आप ट्रंप का दोहरा रवैया देखिए। जिस पाकिस्तान को ट्रंप पुचकारने में लगे हैं, जिसके फील्ड मार्शल को ट्रंप लंच करवा रहे हैं, वही पाकिस्तान यूक्रेन में तबाही मचा रहा है और ट्रंप कुछ नहीं बोल रहे। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि चीन, पाकिस्तान समेत कई देशों के भाड़े के सैनिक यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने इस मामले में कड़ा जवाब देने की बात कही है। अब ट्रंप को पाकिस्तान को फोन लगाना चाहिए, पूछना चाहिए कि यूक्रेन में क्या तबाही मचा रखी है, रूस की तरफ से क्यों लड़ रहे हो। डोनाल्ड ट्रंप अगर दुनिया के इतने बड़े चौधरी हैं तो फोन लगाएं, नेता हैं इतने बड़े तो फोन लगाएं और बोलें कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, पाकिस्तान के और चाइना के सैनिक क्यों जाके यूक्रेन की तरफ से लड़ रहे हैं। तब कुछ नहीं बोल पाते। भारत तेल खरीद रहा है तो यूक्रेन में लोग मर जा रहे हैं और चीन और पाकिस्तान के सैनिक वहां पे मार रहे हैं यूक्रेन के लोगों को, तब कुछ नहीं। यह है ट्रंप का डबल स्टैंडर्ड। और इसलिए मैं कह रहा हूं ना, इनको टैरिफ की चिंता नहीं है। इनको चिंता है कि मुझे नोबेल पीस प्राइज कैसे मिलेगा। और नोबेल पीस प्राइज कैसे मिलेगा भाई? जब तक रूस यूक्रेन का युद्ध ये बंद नहीं कराएंगे, जिसको कह के आए थे कि मैं तो तुरंत बंद करा दूंगा। उस चक्कर में पैर पटक रहे हैं और उस पैर के नीचे इनकी खुद की पब्लिक, अमेरिका की पब्लिक के हित जो हैं वो कुचले जा रहे हैं। खैर, पाठशाला में अब अगला चैप्टर। कल कोर्ट ने लताड़ा, आज पीएम मोदी ने सबके सामने राहुल गांधी की क्लास कैसे लगा दी। अमेरिका पाकिस्तान से भिड़ते मोदी के लिए देश के अंदर इंडिया अब कौन सा नया चैलेंज लाया है, इसका चैप्टर अब खोलता हूं। एक तरफ पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप के धागे खोलने शुरू कर दिए हैं, तो दूसरी तरफ पीएम मोदी उस इकोसिस्टम की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं जो कभी ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर सवाल उठाता है, कभी भारत की जमीन पर चीन के कब्जे को लेकर अनाप शनाप बयान दे रहा है, कभी भारत की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बता देता है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई भी, कोई उनसे पूछे कि डेड इकोनॉमी पे 25% का टैरिफ काहे लगा रहे हो भाई? अगर भारत डेड इकोनॉमी है तो 25% कहां से देगा? यानी आप मानते हो कि भारत 25% दे सकता है, तो डेड इकोनॉमी कैसे हुआ? आज पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई एनडीए सांसदों की बैठक में इस इकोसिस्टम पर डबल अटैक बोला। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने के लिए विपक्ष को निशाने पर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बहाने चीन पर दिए बयान के लिए राहुल गांधी को भी आड़े हाथ लिया। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की फटकार से बड़ी कोई फटकार नहीं हो सकती। लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी कांग्रेस के अकेले नेता नहीं है जो अपने बयानों की वजह से बुरे फंसे। लेकिन पहले संसद के अंदर और बाहर दिए बयानों पर मचे घमासान का ट्रेलर देखिए, फिर पूरा चैप्टर दिखाता हूं।
कौन सच्चा भारतीय है कौन सच्चा भारतीय नहीं है ये कोई जस्टिस तो नहीं तय करेंगे। सीआरएसएफ को अंदर लाते हो, मैं फिर सीआरएस को डिस्टर्बेंस के बहुत से तरीके हैं, इसलिए हमसे ट्यूशन ले लो। क्या ये सदन आप चला रहे हैं, क्या होम मिनिस्टर अमित शाह चला रहे हैं? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार हुई एनडीए की बैठक में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तस्वीरें पहले देखिए। पीएम मोदी जब बैठक में शामिल होने पहुंचे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को फूलों की माला पहनाकर सम्मानित किया और एनडीए के सांसदों ने हर हर महादेव के नारे लगाकर पीएम का जोरदार स्वागत किया। इस बैठक की सबसे खास बात यह रही कि सबसे आगे की कतार में एनडीए की महिला सांसदों को जगह दी गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग पर हंगामा करने के लिए विपक्ष पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने गलती की, इसमें उनकी ही फजीहत हुई। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग करके विपक्ष ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। विपक्ष रोज ऐसी चर्चा कराए, हम इस फील्ड में माहिर हैं। एनडीए की बैठक में पीएम मोदी ने भी राहुल गांधी का सीधे नाम तो नहीं लिया, लेकिन चीन वाले बयान के लिए पड़ी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बहाने उनकी जमकर क्लास लगा दी। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा कि वो कुछ भी बोलते रहते हैं, उन्होंने बचपना किया है, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कल जो फटकार लगाई उससे बड़ी कोई फटकार नहीं हो सकती। देश ने उनका बचपना देख लिया है। आगे पीएम मोदी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया तो वो और क्या कह सकते हैं। ये सिर्फ अपने पैर पत्थर पर मारना नहीं, ये तो आ बैल मुझे मार वाली बात है। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी बातें इशारों इशारों में कह दी और उन्होंने कहा कि जो हो रहा है वो देश देख रहा है।